हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको वर्ल्ड वार 2 के टाइम की सच्ची घटना पर आधारित मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें 7 कैदी 4000 किलोमीटर चल के साइबेरिया से इंडिया पहुंचे थे। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पोलैंड से, जहां सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया है। फिर हम यानुश नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि पोलैंड का एक सोल्जर था। आज उसे बंदी बना के झूठे पेपर्स पर साइन करने को कहा जा रहा है, लेकिन यानुश साइन करने से मना कर देता है। इसके बाद यानुश की बीवी को कमरे में लाया जाता है, जिसे सोवियत यूनियन के सोल्जर्स ने बहुत टॉर्चर किया था। फिर यानुश की पत्नी से पूछा जाता है कि ये बंदा कौन है। वो रोते रोते बताती है कि ये मेरा पति है और पोलैंड की खुफिया एजेंसी में काम करता है, जो सोवियत यूनियन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पोलैंड को दिया करता था। लेकिन यानुश सिर्फ एक आम सोल्जर था। फिर यानुश की पत्नी के बयान पर यानुश को 20 साल की सजा कर दी जाती है। आगे दिखाया जाता है कि यानुश को दुनिया के सबसे ठंडे इलाके साइबेरिया की प्रिजन में लाया जाता है। इस प्रिजन की खास कह लें या भयानक बात ये थी कि अगर कोई कैदी इस जेल से भागेगा, या तो वो सर्दी से मर जाएगा या फिर लोकल्स के हाथों, क्योंकि साइबेरिया की जेल का रूल था, जो कैदी जेल से भागेगा उसे मारने का इनाम बहुत ज्यादा रखा जाता था, जिसकी वजह से प्रिजन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इतना सब सुनने के बाद भी यानुश इस प्रिजन से भागना चाहता था। रात होती है, सभी लाइन में खाना लेने के लिए लगे होते हैं। यानुश देखता है कि एक अधेड़ उम्र के बंदे मिस्टर स्मिथ की प्लेट से थोड़ा सा खाना नीचे गिर जाता है। उस खाने को एक और बूढ़ा कैदी उठा के खाने लगता है, लेकिन मिस्टर स्मिथ जल्दी उस खाने को अपने पैर के नीचे दबोच लेता है। यानुश को दूसरे बूढ़े पर तरस आ जाता है। वो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उसे दे देता है। ये देख के मिस्टर स्मिथ यानुश को कहता है कि तुम जो इंसानियत दिखा रहे हो, ये तुम्हें मरवा सकती है। अगर गार्ड्स ने तुम्हें अपना खाना बांटते हुए देख लिया तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। ये कह के मिस्टर स्मिथ वहाँ से चला जाता है। इधर यानुश की एक और कैदी से मुलाकात होती है। वो कैदी एक एक्टर और डायरेक्टर होता है। वो यानुश को बताता है कि उसने एक मूवी में नायक को इतना ज्यादा अमीर दिखा दिया था कि उसे इसी के लिए 10 साल की सजा कर दी गई। यानुश ये सुन के एक्टर से हमदर्दी जाहिर करता है। फिर यानुश एक्टर को कहता है कि अगर उसे यहाँ से कोई भागने का रास्ता पता है तो मुझे बताए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन एक्टर कहता है कि भागने की बात को अपने मन से निकाल दो, इस नर्क से कोई भी भाग नहीं सकता। इसके बाद एक्टर यानुश को प्रिजन के असली क्रिमिनल्स की भी पहचान करवाता है, जिन्होंने असल में खून डकैती की हुई थी। उनमें एक वॉल्का नाम का क्रिमिनल होता है। यानुश देखता है कि वॉल्का एक कैदी के स्वेटर को लेने के लिए उसे चाकू मार देता है। दिन बीतते जाते हैं। एक रात एक्टर यानुश को बाहर ला के कहता है कि असल में वो भी यहाँ से भागने के बारे में सोचता रहता है। उसे बस तुम्हारे जैसे किसी बहादुर इंसान की वेट थी। एक्टर बताता है कि अगर हम जनरेटर को बंद कर दें तो उसे स्टार्ट होने में 10 मिनट लगते हैं। इतने टाइम में हम फेंस को पार के यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन यानुश पूछता है कि हम भाग के जाएंगे कहाँ। एक्टर बताता है कि हम दक्षिण में बैकाल झील को पार करके मंगोलिया पहुंचेंगे, जहां कम्युनिस्ट का राज नहीं है। वहां हम सेफ होंगे। इसके बाद रोज की तरह सभी कैदियों को जंगल में ट्रीज काटने के लिए लेके जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी बर्फ का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ कैदी वहीं मर जाते हैं। तूफान को देखते हुए मिस्टर स्मिथ अपनी मर्जी से जंगल की तरफ जाने लगता है। गार्ड उसे कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, लेकिन मिस्टर स्मिथ रुकता नहीं। फिर गार्ड देखता है कि तूफान और ज्यादा आने लगा है। हार के वो सभी को जंगल में जाने को कहता है, लेकिन अगले दिन गार्ड उसकी बात ना मानने के कारण मिस्टर स्मिथ और कुछ और कैदियों को खान में काम करने को भेजता है। कैदियों में यानुश भी होता है। मिस्टर स्मिथ बड़बड़ा के कहता है कि इससे अच्छा तो हमें यहीं मार दो। असल में दोस्तों, खान में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले दम घुटने के कारण मर जाते थे। फिर खान में काम करते टाइम यानुश को भ्रम होने लगता है। उसे अपना घर दिखाई देने लगता है। घर का दरवाजा खोलने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिस्टर स्मिथ यानुश को पकड़ के उसे गार्ड की गोली से मरने से बचाता है। यानुश फिर स्मिथ को कहता है कि वो यहाँ काम नहीं कर सकता, वो इस प्रिजन से भाग जाएगा। मिस्टर स्मिथ पूछते हैं वो कैसे। यानुश बताता है कि एक एक्टर ने मुझे यहाँ से भागने का प्लान बताया है, लेकिन स्मिथ कहता है कि वो एक्टर एक नंबर का झूठा है। वो सभी को झूठा दिलासा देता है, उसकी बातों में मत आना। लेकिन स्मिथ कहता है कि अगर तुम भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक नेक इंसान हो। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम मुझे बचा लोगे। फिर वही रात बर्फीला तूफान दोबारा आता है। यानुश एक्टर को कहता है कि आज हम भाग सकते हैं,
लेकिन स्मिथ की बात सही निकलती है। एक्टर भागने से इनकार कर देता है, लेकिन खान में यानुश की पहचान और लोगन से भी हो गई थी। फिर यानुश और स्मिथ को मिला के 7 लोग जनरेटर बंद करके फेंसिस को पार के दक्षिण की ओर भागते हैं। इन 7 लोगों में क्रिमिनल वॉल्का भी होता है, जिसे यानुश को इसीलिए साथ लेना पड़ा क्योंकि उसके पास चाकू था। 7 लोगों में सिर्फ यानुश ही होता है जिसे डायरेक्शंस का पता होता है। प्रिजन में भी पता चल चुका होता है कि कैदी भागे हैं, लेकिन इतने तूफान में यानुश और बाकी पकड़े नहीं जाते। जंगल में चलते यानुश वाल्का से उसका चाकू मांगता है, जिसकी हेल्प से वो पेड़ों की खाल उतार के चेहरे को ढकने के लिए मास्क बनाता है, जिसकी हेल्प से सभी रात तूफान में चल के प्रिजन से काफी दूर आ जाते हैं। सुबह होती है, सभी एक दूसरे से इंट्रो करते हैं। इनमें एक ऐसा कैदी होता है जिसे रात को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बात उसने सभी से छुपाई होती है। सिर्फ एक कैदी को ही ये पता होता है। फिर पूरा दिन चलने के बाद रात यानुश सभी को बताता है कि हम बेकाल झील तक 3 हफ्तों में पहुंच जाएंगे। फिर आग जलाने के लिए सभी लकड़ियां लेने के लिए अलग अलग होकर जंगल में जाते हैं। जब सभी वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक कैदी जिसे रात को दिखाई नहीं देता वो मिस है। सभी उसे बहुत ढूंढते हैं, दिखाई ना देने के कारण वो बेचारा खो गया था। फिर सुबह होती है, यानुश और उसके साथी देखते हैं कि वो कैदी जंगल में बैठा हुआ है। जब सभी उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि रात ठंड ज्यादा होने के कारण वो बेचारा मर चुका है। उसे दफनाने के बाद यानुश और बाकी बेकाल झील की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते इन्हें 3 हफ्ते हो चुके थे। खाना और पानी भी अब खत्म हो चुका था। भूख के मारे सभी का बुरा हाल हो रखा था। फिर एक रात सभी को कुछ भेड़िए शिकार खाते हुए दिखाई देते हैं। सभी भेड़ियों को डरा के भगा देते हैं और खुद शिकार को खा के इतने दिनों बाद चैन की सांस लेते हैं। यानुश को पता था कि हमें 1 हफ्ते पहले ही झील के पास पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका मतलब ये था कि शायद वो रास्ता भटक गए थे। इसका पता लगाने के लिए यानुश अगली सुबह अकेला झील को ढूंढने निकल पड़ता है। जाने से पहले वो कहता है कि अगर मैं 1 हफ्ते बाद वापस ना आया तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँगा। फिर 3 दिन अकेले पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से होता हुआ यानुश अकेले झील को देख लेता है। फिर वो वापस आता है, लेकिन वापस आके उसे फिर से भ्रम होता है जैसे वो अपने घर आ गया हो और एक पत्थर के नीचे से घर की चाबी निकालने लगा हो। तभी मिस्टर स्मिथ उसे पकड़ लेता है। यानुश उसे बताता है कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पर झील है। ये कह के वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर स्मिथ उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। फिर अगली सुबह सभी झील की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में स्मिथ नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर सभी उस अननोन बंदे को पकड़ने के लिए फैल जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं, एक लड़की होती है जो बताती है कि उसकी फैमिली को रशियंस ने मार डाला था और वो किसी तरह उनसे बच के भागी है। लड़की कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन मिस्टर स्मिथ कहता है कि हमारे पास खाना पहले ही कम है और ये एक लड़की है, हमारी रफ्तार को धीमा कर सकती है। जिसके बाद सभी लड़की को साथ ना ले जाने का डिसाइड करते हैं। फिर जंगल पार करके ये झील के पास पहुंचते हैं, जहां इन्हें दलदल में फंसा एक हिरन दिखाई देता है, जिसे मार के इनके पास बहुत सारा खाना बन जाता है। ये देख के इनमें एक बंदा लड़की को लेने वापस जाता है। फिर सभी पेट भर के खाना खाते हैं। अब ये लोग मंगोलिया के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से यानुश सभी को अच्छे से नहा धो के बाल काट के सभ्य दिखने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें पहचान पाए। फिर सभी अच्छे से रेडी होके झील को पार करके फाइनली मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंचते हैं। यहाँ दोस्तों क्रिमिनल वॉल्का यानुश को कहता है कि वो आगे नहीं जाएगा, उसकी मंजिल यही है। जिसके बाद वॉल्का यानुश को अलविदा कहता है। यानुश फिर बाकियों के साथ आगे बढ़ता है। अब तक दोस्तों इन लोगों ने बर्फीले तूफानों को सहा था, बिना खाने के कई दिन चलते रहे थे। जब प्रिजन से ये लोग भागे थे तो 7 थे, जिनमें एक मर गया और एक मंगोल के बॉर्डर पर रुक गया। इसके बाद ये 5 और लड़की मंगोलिया के एंट्रेंस गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंच के ये गेट पर स्टालिन की फोटो देखते हैं, जो कि उस समय का कम्युनिस्ट था। उसकी फोटो गेट पर देख के सभी समझ चुके थे कि कम्युनिस्ट ने यहाँ भी कब्जा कर लिया है। अब मंगोलिया भी इनके लिए सेफ नहीं था। सभी हिम्मत हार रहे थे। यानुश कहता है कि हम चाइना नहीं जा सकते, क्योंकि चाइना और जापान का उस समय युद्ध चल रहा था। फिर वो कहता है कि हम तिब्बत से होते हुए इंडिया पहुंच सकते हैं, वहां अभी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, वहां हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों इंडिया पहुंचना इतना आसान नहीं था। रास्ते में एक बड़ा रेगिस्तान और उसके बाद हिमालय पर्वत आने वाला था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके सभी इंडिया चलने के लिए मान जाते हैं। मंगोलिया से इंडिया 3700 किलोमीटर दूर था। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद इनके सामने बड़ा रेगिस्तान आता है,
जिसे पार करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। खाना और पानी भी इनके पास बहुत कम रह गया था। फिर एक दिन चलते चलते स्मिथ की नजर पूरब में पड़ती है, जहाँ उसे पेड़ दिखाई देते हैं। वो सभी को कहता है कि वहाँ हमें पानी मिल सकता है, लेकिन यानुश मिस्टर स्मिथ को कहता है कि वहाँ कोई पेड़ नहीं है, वो बस हमारा भ्रम है। लेकिन स्मिथ पूर्व की ओर चल पड़ता है। फिर बाकी भी स्मिथ के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और जब सभी वहाँ पहुँचते हैं तो सच में वहाँ पानी का कुआं होता है, जिसके बाद सभी खुल के पानी पीते हैं और इतने दिनों की प्यास बुझाते हैं। फिर सभी अपनी थकान दूर करने के लिए कुएं के पास ही बैठ जाते हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ दिन यहाँ आराम कर लेना चाहिए, लेकिन यानुश कहता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। अगर हम अब आराम करने लग गए तो बाकी बचा सफर नहीं तय कर पाएंगे। इनमें दो लोगों की हालत बहुत ढीली हो गई थी, बिना कुछ खाए बॉडी कमजोर हो चुकी थी। फिर सभी हिम्मत करके कुएं में से जितना हो सके पानी साथ लेकर रेगिस्तान को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां इनका सामना भयंकर रेगिस्तानी तूफान से होता है, जिसमें इनके पास बचा पानी भी तूफान में खो जाता है। ये लोग वापस कुएं तक भी नहीं जा सकते थे। फिर थोड़ा आगे चल के इनके साथ जो लड़की थी, गर्मी के कारण कई बार चक्कर खा के गिरती है। मिस्टर स्मिथ लड़की के पैर देखते हैं, जो कि लू लगने के कारण खराब हो चुके थे, लेकिन लड़की कहती है कि वो अब भी चल सकती है। पर थोड़ा आगे चलने के बाद लड़की का सफर वहीं खत्म हो जाता है। वो गर्मी और भूख को सह नहीं पाती, जिसके बाद बचे हुए लोग लड़की की कब्र बना के आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सिर्फ 5 ही बच गए होते हैं। थोड़े किलोमीटर और चलने के बाद इनमें से एक और चक्कर खा के गिर जाता है और बाद में उसकी भी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये सिर्फ 4 ही रह जाते हैं। आगे बढ़ते रहने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं था। फिर कुछ किलोमीटर और चलने के बाद यानुश को पहाड़ दिखाई देते हैं, यानी कि ये रेगिस्तान के बिल्कुल अंत तक आ चुके थे। लेकिन यहाँ आके मिस्टर स्मिथ हिम्मत हार जाता है और वो यानुश को कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मेरा सफर यहीं तक का है। लेकिन यानुश मिस्टर स्मिथ को अकेला नहीं छोड़ता। यानुश बाकी 2 को आगे जाने को कहता है। यानुश मिस्टर स्मिथ को उनके बेटे की याद दिलाता है। स्मिथ कहता है कि मेरे बेटे की याद दिला के तुम मुझ में हिम्मत डाल रहे हो। यानुश हाँ करता है, जिसके बाद यानुश मिस्टर स्मिथ को अपने साथ बाकी 2 साथियों के पास ले आता है। रेगिस्तान से निकलने के बाद चारों वहीं वीरान में सो जाते हैं। चारों मरने वाली हालत में होते हैं। सुबह होती है, उनमें से एक की लात पे सांप चढ़ के उसे उठा देता है। फिर वो सांप का पीछा करता है, क्योंकि इतने महीनों के बाद इन्हें कुछ खाने को दिखाई दिया था। फिर उस कैदी का सांप का पीछा करते करते एक जगह ध्यान जाता है, जहाँ चट्टान में से हल्का हल्का पानी बह रहा होता है। ये देख के वो बाकियों को बुलाता है। फिर ये पेट भर के पानी पीते हैं। यानुश मिस्टर स्मिथ को भी पानी पिलाता है। इसके बाद ये लोग उस सांप को मार के खा जाते हैं, जिससे इनमें पहले से ज्यादा एनर्जी आती है। फिर रात यानुश मिस्टर स्मिथ के पास जाता है। मिस्टर स्मिथ कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे बुरे समय में मेरा साथ दोगे। स्मिथ के बेटे को रशियंस ने स्मिथ के खिलाफ गवाही देने के बाद मार डाला था और स्मिथ अपने बेटे की मौत को खुद जिम्मेवार मानता था, क्योंकि वही था जो अपने बेटे को रशिया लेके आया था। फिर मिस्टर स्मिथ यानुश से पूछता है कि तुम क्यों जल्दी इंडिया जाना चाहते हो। यानुश बताता है, मेरी बीवी को भी तुम्हारे बेटे की तरह टॉर्चर किया गया था। मेरी बीवी भी तुम्हारी तरह पछता रही होगी। मुझे उसके पास जल्दी जाना है। इसके बाद स्मिथ फिर हिम्मत करता है और चारों कई 100 किलोमीटर चलने के बाद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। चाइना की जापान के साथ जंग के कारण चारों तिब्बत की तरफ चल पड़ते हैं और आखिरकार चारों तिब्बत पहुंच जाते हैं, जहां तिब्बत के लोग उनका स्वागत करते हैं, उन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं। फिर वो इन्हें इंडिया तक जाने का रास्ता बताते हैं। अभी तूफान का मौसम होने के कारण तिब्बत वाले इन्हें यहीं रुकने को कहते हैं, लेकिन यानुश अपने साथियों को कहता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकता, उसे आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन मिस्टर स्मिथ कहता है कि चाइना में यूएस आर्मी का कैंप लगा हुआ है, वहां से मैं यूएस से चला जाऊंगा। इसके बाद मिस्टर स्मिथ को वहीं छोड़ के यानुश और उसके 2 साथी इंडिया की तरफ निकल जाते हैं। और दोस्तों, फाइनली ये इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने पूरे 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था, जिसके साथ यानुश के साथियों का सफर खत्म हो जाता है। लेकिन यानुश ने अभी भी अपनी पत्नी के पास पोलैंड जाना था, लेकिन पोलैंड अभी भी कम्युनिस्ट के कंट्रोल में था, जिसके कारण यानुश अगले 50 साल देश विदेश भटकता रहता है। और फिर साल 1989 में जब पोलैंड कम्युनिस्ट पार्टी से आजाद हुआ था, तब यानुश अपने घर जाता है, जहां घर के बाहर वही पत्थर होता है
जो अक्सर उसे भ्रम में दिखाई देता था। फिर वो पत्थर के नीचे से घर की उठाता है और अंदर जाके अपनी वाइफ को फाइनली मिलता है। दोनों बूढ़े हो चुके होते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग के रोते हैं और ऐसे दोस्तों मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।